Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am working as Assistant Professor in Department of Mathematics, Comstat Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले का आज हमारा ये 19th लेक्चर है। 19th लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर्स को रिव्यू कर लेते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर या शुरू के लेक्चर में बताया था कि हमारा कोर्स डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिफ़ाइन है। तो आज हम मॉड्यूल 3 को प्रॉपर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू मॉड्यूल 2 में हमने क्या पढ़ा था, उसमें मेन टाइप हमने ली थी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। अब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म हम देखें तो जनरल फॉर्म क्या बनती है, u ऑफ x और सिंपली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें h ऑफ x इंटू u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस इंटीग्रल a टू x k ऑफ xt u ऑफ t dt। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, और इसे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक लिमिट हमारे पास इंटीग्रेशन की वो वेरिएबल है लाइक x। तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इस केस में इफ h ऑफ x इक्वल्स टू 1, तो ये इक्वेशन हमारी रिड्यूस हो जाती है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विच इज u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस a to x k of xt u of t dt, in which u of x is unknown function, k of xt is the integral, kernel of integral और न्यूक्लियस ऑफ इंटीग्रल। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फंक्शंस या कर्नल की फॉर्म में जो वैल्यूज़ हमें डिफाइन है लाइक k ऑफ xt एंड f ऑफ x, ये हमारे पास नोन वैल्यूज़ हैं। u ऑफ x अननोन फंक्शन है जिसे हमने कैलकुलेट करना है, और ये u ऑफ x सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन कहलाता है। तो फर्स्ट जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन डिफाइन की है उसमें h ऑफ x को 1 रखें, तो h ऑफ x को 1 रखने से हमारे पास जो फॉर्म रिड्यूस होकर बनेगी उस फॉर्म को हम कहेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ second kind। Second case, if h of x equals to 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म रिड्यूस होके किस फॉर्म में हमें मिलेगी, f of x प्लस a to x k of xt u of t dt इक्वल्स टू 0, और इसी फॉर्म को हम लिख सकते हैं f of x इक्वल्स टू a to x k of xt u of t dt which is वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने पर्टिकुलर फॉर्म्स डिफाइन की हैं। पर्टिकुलर फॉर्म्स इन अ सेंस कि यहाँ पे जो पैरामीटर हम लैम्डा यूज़ करते हैं, लाइक इस इक्वेशन का कंपैरिजन अगर मैं देखूँ तो वो फॉर्म क्या बनेगी, h ऑफ x u ऑफ x
इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। इस केस में लैम्डा हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी लैम्डा इक्वल्स टू 1, इस केस में भी हमने लैम्डा 1 एज्यूम किया हुआ है, इस केस में भी लैम्डा 1। केस टू केस वैरी करता है, बाज़ औक़ात हम लैम्डा के साथ इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बाज़ औक़ात लैम्डा की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। इसमें कुछ मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, लाइक मेथड ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल, जिसे डिनोट किया गया था गैमा ऑफ एक्स टी इंटू लैम्डा, और रिजॉल्वेंट कर्नल की मदद से इस स्टैंडर्ड फॉर्म और सेकंड काइंड इक्वेशन इनके हमने सॉल्यूशंस फाइंड किए। इसके अलावा हमने कुछ केसेस डिस्कस किए, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, और फर्स्ट काइंड में हमने देखा कि हमारे पास जब एसोसिएटेड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हमें कुछ आइगन वैल्यूज मिली, एंड बाय सुपरपोजिशन हमने फाइंड किए आइगन फंक्शंस। इसके अलावा डिफरेंट टेक्निक्स हमने डिस्कस की कि किस तरीके से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। तो ये कुछ ओवरव्यू था हमारा मॉड्यूल 2 के बारे में कि मॉड्यूल 2 में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। डिफरेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी, मेथड ऑफ रिजॉल्वेंट कर्नल, बेसिकली हमारे पास वो आइट्रेटेड कर्नल की फॉर्म में है, आइट्रेटेड कर्नल्स को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा होमोजीनियस इक्वेशंस हमने डिस्कस की, होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरीके से डील किया जाता है, उनका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड किया जाता है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को हमने देखा, यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें, जैसे कि फर्स्ट सेकंड काइंड हमने डिफाइन की है, तो ये हमारे पास सेकंड काइंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्यों है, क्योंकि हमारे पास सोर्स टर्म नॉन ज़ीरो है। अगर इस सोर्स टर्म एफ ऑफ एक्स को हम ज़ीरो के इक्वल सेट कर दें तो रिड्यूस होके मिलने वाली नई इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म की होगी, होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। उसमें डिटेल से हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, उनके पॉसिबिलिटीज़ कि किस तरीके से हम सॉल्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया हमने चेक किया कि किस तरीके से सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस को चेक किया जा सकता है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड और वोल्टेरा इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसके अलावा लैप्लास ट्रांसफॉर्म से हमने इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया कि किस तरीके से इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने डिस्कस की। इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली किस चीज़ में हमें हेल्प करती थी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, और पॉलिनॉमियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद यूजिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करते थे। आपको याद होगा बिल्कुल लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, लाइक एबल जनरलाइज प्रॉब्लम। उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू एग्जिस्ट करती है बट सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका मैंने ये डिस्कस किया था कि इस डिफ़िकल्टी के बारे में या इस सीरियस इशू के बारे में हम आइंदा के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। वहाँ पे उसका जिक्र करना मुनासिब इस वजह से नहीं था क्योंकि वो प्रॉपर्टी, वो थ्योरम, वो मेथड बेसिकली हमारे पास मॉड्यूल 3 में लाया करता है, और मॉड्यूल 3 में उस पर डिटेल से डिस्कशन होगी उस थ्योरम के बारे में कि किस तरीके से हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लेक्चर बाकायदा मॉड्यूल 3, जिसको हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशंस का नाम देंगे। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन
अब उसमें सबसे पहले फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड को हम डिस्कस करते हैं। सेकंड काइंड की कुछ मेन फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स किस तरीके से हैं कि ए लीनियर फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड is of the form u of x equals to f of x plus lambda a to b k of xt u of t dt, where u of x is the unknown function, k of xt and f of x are known functions. X and t are variables varying in the interval ab, and lambda is a numerical factor, or simply इसे हम पैरामीटर की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ लीनियर अलजेब्रा अगर हम इसे देखें तो लैम्डा को हम एज ए आइगन वैल्यू ट्रीट करते हैं। आइगन वैल्यू आर कैरेक्टरिस्टिक नंबर। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडहोम इक्वेशन, कि जब भी हम किसी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें नॉर्मली क्या चेक किया जाता है, मेन एजम्पशन हम क्या देखते हैं या मेन फीचर उसका क्या देखते हैं कि फ्रेडहोम इक्वेशन में जो कर्नल के ऑफ एक्स टी डिफाइंड है वो डिफाइंड कहाँ होना चाहिए। द कर्नल के ऑफ एक्स टी इज डिफाइंड इन द स्क्वायर ए लेस देन और इक्वल्स टू एक्स टी लेस देन और इक्वल्स टू बी इन द एक्स टी प्लेन एंड इज कॉन्टिन्यूअस इन ओमेगा। यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी जिक्र करें, बेसिकली ये स्क्वायर हमारे पास किस फॉर्म में है, ओमेगा की फॉर्म में, और हम कॉन्टिन्यूटी इनकी चेक करते हैं इन ओमेगा, जो हमारे पास ये इंटरवल डिफाइन है ए लेस आर इक्वल्स टू एक्स टी लेस आर इक्वल्स टू बी, और इट्स डिसकॉन्टिन्यूटीज आर सच दैट द डबल इंटीग्रल ए टू बी कर्नल ऑफ एक्स टी स्क्वेयर डी एक्स टी dt हैज ए फाइनाइट वैल्यू। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जो हमने यहाँ पे अप्लाई की है, ए टू बी इंटीग्रल ए टू बी कर्नल ऑफ एक्स टी स्क्वेयर, अब कर्नल ऑफ एक्स टी का एब्सोल्यूट स्क्वेयर डी एक्स डी टी, अगर नेगेटिव वैल्यू भी हमारे पास आती है तो वो पॉजिटिव का स्क्वेयर हमने लेना है और उसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू टी, मीन्स डबल इंटीग्रेशन हमने परफॉर्म करनी है, और उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, हैज अ फाइनाइट वैल्यू। दिस कंडीशन इज टर्म एज द रेगुलरिटी कंडीशन। नेक्स्ट हम इसका प्रॉपर आगाज करते हैं। फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं नॉन होमोजीनियस। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विथ degenerate kernel. Sometime known as Hammerstein type इक्वेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जो चीज़ यहाँ पे लिखी है या मेन जो टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो टॉपिक क्या है, नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड विद डीजेनरेट कर्नल और समटाइम हैमरस्टीन टाइप इक्वेशन। तो देखें फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, अगर इस चीज़ की तरफ मैं ध्यान दूं, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड बेसिकली किस चीज़ को डिनोट करती है कि हमारे पास जो इक्वेशन या इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप की होगी, u ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी
k of xt u of t dt, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और नॉर्मली ये कह देते हैं कि ये हमारे पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया या अंडरलाइन किया कि बेसिकली नॉन होमोजीनियस। अब नॉन होमोजीनियस टर्म किस वजह से है कि हमारे पास f ऑफ x जो सोर्स टर्म है वो नॉन ज़ीरो है, और सोर्स टर्म अगर नॉन ज़ीरो हो तो उस केस को हम क्या कहते हैं, नॉन होमोजीनियस सेकंड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। तो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इसी में अगर f ऑफ x को हम ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दें तो ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करने से ये इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन। थर्ड पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट जो हमने ऊपर डिफाइन की, डीजेनरेट करना। तो डीजेनरेट को नॉर्मली हम सेपरेबल भी कहते हैं कि हमने इस k ऑफ xt को डीजेनरेट करना है बेसिकली, और डीजेनरेट करने के बाद और सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, लाइक u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लेमडा a टू b k ऑफ xt u ऑफ t dt। 1 is degenerate are separable if it is the sum of finite number of product of functions of x alone by function of t alone, that is, it is of the form k of xt equals to summation I equals to 1 or k equals to 1 to n a k of x b k of t, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब स्टेटमेंट हमने क्या कही थी, इज डीजेनरेट आर सेपरेबल इफ इट इज द सम ऑफ finite numbers of product of functions of x alone, means जो मेन यहाँ पे बात समझने वाली है, functions of x alone by कि उसकी मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ से हो रही है, functions of t alone। और अगर इस इक्वेशन 2 की तरफ मैं देखूं तो इक्वेशन 2 में क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, sum of means k equals to 1 to n, finite sum of product of functions of x। तो a k of x इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन ऑफ x, और b k of t किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन ऑफ t। तो डीजेनरेट कब कहेंगे, जब हम इस कर्नल को ट्रांसफॉर्म कर लें या इस कर्नल को रिप्लेस कर लें किस चीज से, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ x alone by functions of t alone। We shall consider the function a k of x and b k of t, where k varies from 1, 2, 3 and so on up to n, continuous
इन द बेसिक स्क्वायर जो कि हमने शुरू में डिफाइन किया। अब वो बेसिक स्क्वायर हम किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, a लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू b एंड a लेस आर इक्वल्स टू t लेस आर इक्वल्स टू b आर सिंपली अगर हम इसे प्रोनाउंस करें तो x लाइज बिटवीन a एंड b एंड t लाइज बिटवीन a एंड b आर linearly इंडिपेंडेंट। हमने यहां पे कंसीडर क्या किया कि जो फंक्शंस हमें k ऑफ x t इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x एंड t अलोन हमें डिफाइन है, वो कॉन्टिन्यूअस है इन द बेसिक स्क्वायर। जो बेसिक स्क्वायर हमने प्रीवियस डेफिनेशन में या फंडामेंटल्स में डिफाइन की, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा हम देखें तो हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसे हम जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करें तो जो अननोन्स या अननोन की वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में मेन हमारे पास ये है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, यूजिंग इक्विवेलेंट टू 2 into equivalent 1, we get u of x equals to f of x plus lambda a to b। अब lambda a to b हमारे पास क्या फॉर्म बन गई, समेशन k equals to 1 to n a k of x b k of t u of t dt which is equation 3। और ये फॉर्म हमने कैसे लिखी, जो इक्वेशन 2 में हमने कंसिडरेशन की थी k of x t r डिफाइन किया था इक्वल्स टू k वेरीज फ्रॉम 1 to n a k of x b k of t। तो इक्वेशन 1 में इंटीग्रल साइन के अंडर जो हमारे पास k ऑफ x t डिफाइन था उसकी जगह हमने ये वैल्यू रिप्लेस की है, विच इज इक्वेशन 3। आर u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा। अब यहाँ पे हमारे पास देखें b k ऑफ t एंड u ऑफ t फंक्शन ऑफ t डिफाइन है और a k ऑफ x। तो एज ए स्पेशल केस a k ऑफ x को हम इंटीग्रल साइन से बाहर ले लेते हैं, a टू b समेशन k इक्वल्स टू 1 to n b k ऑफ t u ऑफ t। r मजीद अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद f ऑफ x प्लस लैम्डा, और इस समेशन को भी हम इक्वेशन से बाहर ले लेते हैं, k इक्वल्स टू 1 to n फॉर सिंप्लिसिटी a k ऑफ x इंटीग्रल a to b b k ऑफ t u of t dt। now define this term a to b b k of t u of t dt equals to some constant like ck equals to a to b b k of t u of t dt which is equation 4। now after using equation 4 in equation 3, equation 3 becomes
u of x equals to f of x प्लस लैम्डा समेशन k इक्वल्स टू 1 to n, जो हमारे पास ये फॉर्म डिफाइन है, a k ऑफ x इंटू सी के, और सी के जो हमने इक्वेशन 4 में डिफाइन किया है। r u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा k इक्वल्स टू 1 to n सी के ए के ऑफ x। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए के ऑफ x हमारे पास क्या है, नोन वैल्यू है, और सी के अननोन, और अननोन किस फॉर्म में हमने डिफाइन किया, इक्वेशन 4, जिनको हमने बाद में फाइंड करना है। सी के की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। इसका आर नोटेड एज इक्वेशन 5 where ck are unknown in equation 5. Multiplying both sides of equation 5 by b m of x we have। अब इक्वेशन 5 हमारे पास क्या थी, u of x equals to f of x plus lambda summation k varies from 1 to n c k into a k of x। तो b m of x मल्टीप्लाई करने से b m of x u of x equals to b m of x into f of x plus lambda summation k varies from 1 to n c k b m of x into a k of x। ये फॉर्म हमारे पास बन गई। इंटीग्रेटिंग above expression from a to b yields a to b b m of x u of x dx equals to integral a to b b m of x f of x dx plus lambda summation k varies from 1 to n a to b b m of x a k of x, which is equation 6 into dx, defining fm or fm of x equals to a to b b m of x f of x dx। इस टर्म को हमने किसके इक्वलेट कर लिया, fm के, which is equation 7, and amk equals to a to b b m of x a k of x dx, which is equation 8। हमने क्या किया, इस फॉर्म को हमने a to b b m of x a k of x dx उसे am k की इक्वल, am k लाइक अ कांस्टेंट जिसे हमने कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ 8, और fm इक्वल्स टू a to b b m of x f of x dx।
अब इक्वेशन 6 जो हमें डिफाइन थी, इक्वेशन 6 हमने क्या लिखी थी, यहाँ पे सी के मिसिंग है, कांस्टेंट टर्म हमने पहले लिख ली कि वेरीज फ्रॉम 1 to n, a to b, bm of x, ak of x dx। इस इक्वेशन 6 को इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, इक्वेशन 6 becomes after using इक्वेशन 4। जब इक्वेशन 4 हम यूज करेंगे तो ये साइड हमारे पास किस फॉर्म में हो जाएगी, इक्वेशन 4 में हमने क्या डिफाइन किया था, सी के इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी के ऑफ टी u ऑफ टी डी टी। अगर इस फॉर्म को मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो b के ऑफ टी अब किस चीज से रिप्लेस है, b m ऑफ x एंड u ऑफ टी रिप्लेस विद u ऑफ x एंड dt रिप्लेस विद dx। तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, cm इक्वल्स टू सेकेंड वैल्यू fm प्लस लैम्डा समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 to n सी के, जो हमारे पास ये फॉर्म डिफाइन थी, और ये सारा रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, a m k इक्वल्स टू 8। और ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज अ सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशन n linear equations in C1, C2, C3 dot up to so on Cn। और इक्वेशन 9 में अगर हम देखें, सॉरी इसे हम रिप्लेस कर देते हैं 9 से, क्योंकि 8 हमने पहले डिफाइन की है। इक्वेशन 9 में हम देखें हमारे पास एफ एम और ए एम के नोन वैल्यूज हैं। हेयर एफ एम एंड ए एम के आर known since we are given bm of x, जो इक्वेशन 2 की फॉर्म में हमें गिवन था, bm of x, f of x सोर्स टर्म भी गिवन है क्योंकि नॉन होमोजीनियस टर्म है हमारे पास, एंड a k ऑफ x। तो ये सारी वैल्यूज हमें पहले से गिवन थी, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, एफ एम एंड ए एम के आर नोन, सी के आर अननोन, जो कि हमने डिफाइन करने हैं या कैलकुलेट करने हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशन 9 can be written as C1, C2, C n, where m varies from 1 to n, f of x, f1, f2, f n प्लस लैम्डा ए एम के, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AN1, AN2, ANN, जैसा कि हमने पहले डिफाइन किया कि हमारे पास
इक्वेशन 9 जो बनी थी वो n लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में थी, इनटू सी के C1 C2 Cn, और इस कॉलम मैट्रिक्स को अगर मैं डिनोट करूं C, इस मैट्रिक्स को मैं F से डिनोट करूं प्लस लैम्डा, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिनोटेड बाय A, देन कॉलम मैट्रिक्स जो लास्ट फॉर्म है हमें इन टर्म्स ऑफ C1 C2 अप टू Cn गिवन है विच इज अगेन C। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी हमें C डिफाइन है और राइट साइड पे भी C डिफाइन है, दोनों वैल्यूज को कंबाइन हमने करना है। C माइनस लैम्डा A C इक्वल्स टू F और I माइनस लैम्डा A इंटू C इक्वल्स टू F विच इज इक्वेशन 10। यहाँ पे हम एक रिमार्क और नोट डिफाइन करते हैं। वी नो फ्रॉम थ्योरी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस the equation 10 has one unique solution। अब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास I माइनस लैम्डा A डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, कि अगर इस फैक्टर का या इस फॉर्म का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो तब हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 10 हमें यूनिक सॉल्यूशन देगी। और सेकंड हम क्या कह सकते हैं, इधर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन or no solution if determinant of I minus lambda A equals to 0, कि अगर इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 हो जाता है तो उस केस में या तो हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। उसे हम थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इक्वेशन 10 में 1 माइनस लैम्डा A हमारे पास 0 हो इंटू C इक्वल्स टू F, और F हमारे पास क्या है, कोई नॉन ज़ीरो टर्म है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है, नॉन ज़ीरो कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि C जिसे हमने कैलकुलेट करना है, अननोन फंक्शन या अननोन टर्म जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसका कोफिशिएंट क्या हो गया है, वो 0 के इक्वल हो गया है। अब 0 इंटू C इक्वल्स टू F नॉट इक्वल्स टू 0, तो कुछ जब 0 को C से मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट साइड पे हमारे पास 0 में आएगा और राइट साइड पे F विच इज नॉन ज़ीरो। तो इन जनरल हमारे पास क्या होगा कि 0 नॉट इक्वल्स टू सम कांस्टेंट और सम वैल्यू। तो इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इन केस अगर ये सोर्स टर्म या फंक्शन हमारे पास 0 हो जाता है आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन, ये जिस फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं, अगर ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है तो ये शेप कुछ इस टाइप की बनेगी, 0C इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू और इम्प्लाई 0 इक्वल्स टू 0। अब इस केस में हम देख सकते हैं कि अननोन का कोफिशिएंट 0 है, और अननोन का अगर कोफिशिएंट 0 हो तो अननोन के कोफिशिएंट 0 होने के केस में हम क्या करते हैं, उसे कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन कर देते हैं, लाइक C1 C2 जो भी हम असाइन करना चाहें तो वो वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे देखा कि हमने जब डीजेनरेट कर्नल का मेथड अप्लाई किया, तो डीजेनरेट कर्नल का मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन हमने डिफाइन की, उसके कर्नल को रिप्लेस किया प्रोडक्ट ऑफ
functions of x alone by product of function of x alone and t alone, और वो किस फॉर्म में था, in terms of sum, और sum finite sum. कुछ वैल्यूज खुद से डिफाइन की, सिंप्लीफिकेशन की, सिंप्लीफिकेशन करके हमने एट द एंड n लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 10, और उस 10 से हम सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं कि जो हमें सॉल्यूशन मिलना है वो यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब इक्वेशन 10 में i माइनस लैम्डा a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, तब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. और i माइनस लैम्डा a का डिटर्मिनेंट अगर जीरो के इक्वल हो जाए तो उस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो सॉल्यूशन हमें मिल सकता है या सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. उनकी कुछ एग्जांपल्स या कुछ वर्बली हमने डिस्कस किया या सिचुएशन हमने डिफाइन की कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमें इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे और कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे नो सॉल्यूशन. तो फर्स्ट केस जो हमने डिफाइन किया नो सॉल्यूशन, सेकंड जब आर्बिट्रेरी वैल्यू डिफाइन की तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन इस केस में एग्जिस्ट करेंगे. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से इस मेथड को हम वाया एग्जांपल परफॉर्म कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हमें गिवन हो तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं. एग्जांपल डिफाइन करते हैं. सॉल्व u of x equals to x plus lambda 0 to 1 x t square plus x square t u of t dt. सॉल्व मीन्स इसका हमने सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसका कर्नल किस फॉर्म में डिफाइन है, और उस कर्नल को हमने डिजेनरेट करना है और सेपरेबल फॉर्म में लिखना है. हियर k ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू एक्स टी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टी, और समेशन कहाँ तक हमारे पास होगी, k वेरीज फ्रॉम 1 to 2. 2 क्यों, कि प्रोडक्ट इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस x अलोन बाय x फंक्शन t अलोन. तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई और इस तरीके से ये सेकंड वैल्यू. तो k वेरीज फ्रॉम कहाँ से होगा 1 to 2, a k ऑफ x b k ऑफ t. इसे हम अगर कंपेयर करें तो a1 ऑफ x, इसे हम लिख सकते हैं a1 ऑफ x b1 ऑफ t प्लस a2 ऑफ x b2 ऑफ t. ऑन कंपैरिजन इम्प्लाइज a1 ऑफ x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म x b1 ऑफ t इक्वल्स टू t square, second term a2 of x equals to x square and b2 of t equals to t. Values define हुई, a1 of x equals to x, b1 of t equals to t square, a2 of x equals to x square and b2 of t equals to t. इसके बाद हमने क्या करना है कि इन्हीं वैल्यूज की फॉर्म में सॉल्यूशन हमने डिफाइन करना है. सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन. तो सॉल्यूशन किस फॉर्म में डिफाइन है, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा
k varies from 1 to 2, ck ak of x, or f of x plus lambda c1 a1 of x plus c2 a2 ऑफ x। और अगर इनकी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद u ऑफ x हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस, अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस लेमडा c1 a1 ऑफ x, a1 ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है इक्वल्स टू x एंड a2 ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वेयर, लेमडा c1 x प्लस c2 x स्क्वेयर विच इज इक्वेशन स्टार। सोल्यूशन की फॉर्म में हमने डिफाइन किया u ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस लेमडा इंटू c1x प्लस c2 x स्क्वेयर। स्टार की फॉर्म डिफाइन हो गई वेयर c1 एंड c2 are to be determined, इनको हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज c1 इक्वल्स टू अननोन एंड c2 इक्वल्स टू अननोन। c1 और c2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। नाउ इक्वेशन 10, अगर इक्वेशन 10 हम देखें i माइनस लेमडा a इंटू सी इक्वल्स टू f, ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है f और a हमने कैलकुलेट किस तरीके से करना है, a इक्वल्स टू a11 a12 a21 एंड a22 एंड am के हमने क्या डिफाइन किया था, a टू b bm ऑफ x ak ऑफ x इंटू dx। amk की वैल्यू और a11 a12 a22 एंड a21 ये हमने कहाँ से कैलकुलेट करने हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला amk इक्वल्स टू a टू b bm ऑफ x ak ऑफ x dx। तो फर्स्ट a11 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, a11 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1, क्योंकि a और b की वैल्यू हमें 0 और 1 डिफाइन है, b1 ऑफ x इंटू a1 ऑफ x dx। तो हमारे पास b1 ऑफ x की वैल्यू क्या डिफाइन थी, t स्क्वेयर, और यहां पे क्या हो जाएगी x स्क्वेयर b1 ऑफ x इंटू ak ऑफ x की वैल्यू थी हमारे पास x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x क्यूब dx विच गिव्स अस x4 by 4, 0 to 1 equals to 1 by 4। a वन टू equals to 0 to 1 b1 of x into a2 of x dx, where again b1 of x equals to x square and a2 of x equals to x square dx, which gives 0 to 1 x4 dx equals to x5 by 5। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 by 5। a21 equals to 0 to 1 b2 of x, अब यहाँ पे b2 of x and a1 of x dx equals to 0 to 1 b2 of x की वैल्यू x and a1 of x equals to x into x dx, which is equals to
0 to 1 x square dx equals to x cube by 3 and limit of integration 0 to 1 gives us 1 by 3. A 2 to equals to 0 to 1. B2 of x into A2 of x equals to 0 to 1, B2 of x की वैल्यू x, A2 of x की वैल्यू x square dx equals to 0 to 1 x cube dx which gives us x4 by 4 after integration. 0 to 1 equals to 1 by 4. अब A11, A12, A21, A22, 2 क्रॉस 2 कोफिशिएंट मैट्रिक्स की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली हैं. अगर मैं इस इक्वेशन को जो यहाँ पे ए की फॉर्म में डिफाइन है इक्वेशन 1 कह दूं और जहाँ से इनकी वैल्यूज कैलकुलेट की हैं उसे इक्वेशन 2 कह दूं, तो इन वैल्यूज की हेल्प से मैं क्या कह सकता हूँ, इक्वेशन 1 implies a equals to 1 by 4, 1 by 5, 1 by 3, 1 by 4 और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की. इस इक्वेशन 3 fm की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है एंड fm equals to integral a to b bm of x into f of x dx. तो फर्स्ट जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे f1, तो f1 किसकी इक्वल होगा, f1 equals to a to b b1 of x into f of x. b1 of x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x into x dx equals to x square dx which gives us x cube by 3, 0 to 1 equals to 1 by 3 and f2 equals to 0 to 1 b2 of x, f of x और b2 of x की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी b1 of x equals to x square. तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1 by 4 like x4 by 4 and b2 of x equals to x into x dx equals to 0 to 1 x square dx equals to x cube by 3 equals to 1 by 3. इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन 4. ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली क्योंकि जो हमारे पास फॉर्म थी आई माइनस लैम्डा ए इंटू सी इक्वल्स टू एफ. एफ हमने कैलकुलेट कर लिया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट कर लिया. अब अननोन टर्म क्या रह गई है, सी. और सी को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल. जो हमने इक्वेशन 3 जब डिफाइन कर रहे थे कि सी के इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी बी के ऑफ टी यू के ऑफ टी डी टी. 4 इक्वेशन 4. अब 1 माइनस लैम्डा ए, तो 1 माइनस लैम्डा ए. नाउ 1 माइनस लैम्डा ए equals to, sorry, I minus lambda a, identity matrix of 2 cross 2 which is 1 0 0 1 minus lambda और a की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, इक्वेशन 3 की फॉर्म में 1 by 4, 1 by 5, 1 by 3, 1 by 4 equals to 1
माइनस लेमडा बाय 4 माइनस लेमडा बाय 5 माइनस लेमडा बाय 3 एंड 1 माइनस लेमडा बाय 4 I माइनस लेमडा a विच इज इक्वेशन 5। और अगर इसका डिटर्मिनेंट हम लें तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 1 माइनस और I माइनस लेमडा a, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 माइनस लेमडा बाई 4 इंटू 1 माइनस लेमडा बाई 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, और जो फार्मूले का माइनस है माइनस लेमडा स्क्वेयर बाय 15 लाइक a बाई b इंटू c बाई d। तो LCM मीन्स जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई होंगी और न्यूमरेटर की टर्म्स एक साथ, इक्वल्स टू AC इंटू BD। तो इस केस में भी हमने यही किया, माइनस लेमडा बाई 5 एंड माइनस लेमडा बाई 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, लेमडा इंटू लेमडा बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, लेमडा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 15 इक्वल्स टू 1 माइनस लेमडा बाई 4 इंटू 1 माइनस लेमडा बाई 4। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस लेमडा बाई 4 स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, बेस सेम है, तो बेस जब सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। 1 माइनस लेमडा बाई 4 स्क्वेयर माइनस लेमडा स्क्वेयर बाई 15, स्क्वेयर ओपन करें इक्वल्स टू 1 स्क्वेयर लाइक a माइनस बी स्क्वेयर equals to a square plus b square minus 2ab, here a equals to 1 and b equals to lambda by 4, 1 plus lambda square by 16 minus 2 into a 1 and lambda by 4 minus lambda by 2 और माइनस लेमडा स्क्वेयर बाई 15 जो पहले से टर्म मौजूद थी उसे हमने अलग से डिफाइन कर देना है। 1 प्लस लेमडा स्क्वेयर बाई 16 माइनस लेमडा बाई 2 माइनस लेमडा स्क्वेयर बाई 15। सिंप्लीफाई करने के बाद 1 प्लस लेमडा स्क्वेयर बाई 16 माइनस लेमडा स्क्वेयर बाई 15, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, माइनस लेमडा बाई 2। अब हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, जिसे 16 भी डिवाइड करे और 15 भी डिवाइड करे, तो ऐसी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 240। अब 16 240 को कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 240, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 240 और 240 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 240 एंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट 240 प्लस 16, तो 15 रिजल्ट आएगा जब 240 डिवाइडेड बाई हम 16 करेंगे, 15 लेमडा स्क्वेयर माइनस 16 लेमडा स्क्वेयर माइनस 120 लेमडा इक्वल्स टू 240 प्लस 15 लेमडा स्क्वेयर माइनस 16 लेमडा स्क्वेयर माइनस लेमडा स्क्वेयर माइनस 120 लेमडा डिवाइडेड बाय 240, और 240 माइनस लेमडा स्क्वेयर माइनस 120 लेमडा और 240 हमारे पास वैल्यू किसकी है, डिटर्मिनेंट ऑफ I माइनस लेमडा a। तो इक्वेशन टर्म की तरफ हम देखें, जो कि हम डिफाइन करते हैं I माइनस लेमडा a इंटू सी इक्वल्स टू f। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने इस पोर्शन का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 240 माइनस लेमडा स्क्वेयर माइनस 120 लेमडा ओवर 240। अब ये वैल्यू अगर हमारे पास नॉन जीरो है, इफ 240
माइनस 120 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 240 नॉट इक्वल्स टू 0, देन द गिवन प्रॉब्लम जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, गिवन प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। कि ये टर्म हमारे पास नॉन जीरो आ गई, 240 माइनस 120 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 240 नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये टर्म नॉन जीरो हो तो उस केस में हमने लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की थ्योरी क्या डिस्कस की कि इक्वेशन 10 रिड्यूस होगी यूनिक सॉल्यूशन की फॉर्म में, और सेकंड जो ऑप्शन हमने डिफाइन किया था कि इन्फिनिट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें क्या नज़र आ रहा है कि अगर हम इस वैल्यू को नॉन जीरो लें तो नॉन जीरो लेने से ये सिस्टम जो इक्वेशन 10 की फॉर्म में हमने डिफाइन किया था हमें क्या सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने क्या वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, C1 एंड C2, इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। और वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है जो लीनियर सिस्टम, और इस केस में हमारे पास 2x2 का सिस्टम डिफाइन है। अब यहाँ तक हमने वैल्यूज कैलकुलेट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अननोन सी हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, देन द गिवन प्रॉब्लम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे एक टर्म हम इजाफा कर देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन इन C1 एंड C2। जो अननोन्स हमारे पास C1 एंड C2 हैं उनकी फॉर्म में हमें इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये यूनिक सॉल्यूशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।